बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ऑर्गेनाइजेशंस चाहे छोटी हों या बड़ी हों, उनमें छोटे छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हर तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं जिनका हल किया जाना ज़रूरी होता है। ताहम तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए किसी लंबी चौड़ी मेथडोलॉजी की, किसी लंबे चौड़े प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बेसिक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से ऑर्गेनाइजेशंस में आने वाले अक्सर प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है। इस वीडियो में हम उसी मेथडोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं और उसमें किन किन टूल्स को किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या होता है। तो प्रॉब्लम की तारीफ ये की जाती है कि डिज़ायर्ड और एक्चुअल स्टेट में जो डिफरेंस होता है उसे प्रॉब्लम कहते हैं। मिसाल के तौर पर डिज़ायर्ड स्टेट ये होगी कि हमारे 100% कस्टमर्स हमसे मुकम्मल तौर पर मुतमईन हों, यानी सेटिस्फाइड हों, और अगर एक्चुअल सिचुएशन ये है कि सिर्फ 90% सेटिस्फाइड हैं, तो ये जो डिफरेंस है डिज़ायर्ड में और एक्चुअल में, कि डिज़ायर्ड थी कि 100% मुतमईन होने चाहिए और एक्चुअल ये है कि सिर्फ 90% मुतमईन है, तो ये जो डिफरेंस है ये प्रॉब्लम है। तो इस जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने की जो हम कह रहे हैं कि एक बेसिक मेथडोलॉजी है, वो क्या है, वो ये है, उसके ये 7 स्टेप्स हैं। अच्छा, ये 7 स्टेप्स को देखने से पहले कि वो क्या हैं ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप मुख्तलिफ़ किताबें देखेंगे या आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो कहीं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 स्टेप्स लिखे हुए नज़र आएंगे, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 7 और कहीं 8 भी नज़र आएंगे। तो ये क्या है? क्या वो सब मुख्तलिफ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि यही तमाम चीज़ें ही हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि बाज़ लोग दो स्टेप्स को इकट्ठा कर देते हैं और कुछ लोग जो है वो एक स्टेप को तोड़ के 2 कर देते हैं। इस वजह से कहीं 4 नज़र आते हैं, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 7 और कहीं 8। लेकिन उन सब में चाहे वो 4 हों या 8 हों, होता यही कुछ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि आम तौर पर इसके 7 स्टेप्स बयान किए जाते हैं, इस वजह से मैंने भी इस वीडियो में उसके 7 स्टेप्स ही बनाए हैं। वो 7 स्टेप्स हैं डिफ़ाइन प्रॉब्लम। या डिफ़ाइन प्रॉब्लम से मुराद ये नहीं है कि प्रॉब्लम की तारीफ़ करें जैसे हमने पिछली स्लाइड में की है, बल्कि इससे मुराद ये है कि प्रॉब्लम को पहले बयान करें, ठीक से स्पेसिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसके रूट कॉजेज़ को एनालाइज करें, फिर आप मुख्तलिफ़ सॉल्यूशन सोचें कि क्या हो सकते हैं, फिर उनमें से एक किसी राइट सॉल्यूशन का इंतखाब करें, उसको इम्प्लीमेंट कर दें, फिर उसके रिज़ल्ट्स को स्टडी करें और फिर डेवलप कंट्रोल करें। ये सब क्या हैं ये हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप प्रॉब्लम डेफिनेशन का है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जैसे कि विलिंघम ने कहा है कि अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज़ अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। अगर आपने प्रॉब्लम को ठीक से बता दिया है कि ये प्रॉब्लम है, तो आप समझें कि आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो आपको बज़ाहिर ये बात अजीब लगे कि आखिर प्रॉब्लम तो हमें पता है कि ये है, अब इसको और क्या डिफ़ाइन करना है। तो यही सबसे ख़ास बात है कि बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात, जो आपको पहली नज़र में नज़र आता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं होता, वो दरअसल उसका सिम्पटम होता है। हम एक पहले सादा मिसाल देखते हैं, फिर हम थोड़ी पेचीदा मिसालें उसकी देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई कहता है कि एक फ़ोटोकॉपियर नहीं चल रहा, तो आप समझते हैं ये प्रॉब्लम है। क्या ये प्रॉब्लम है? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिम्पटम है। प्रॉब्लम क्या है कि या तो फ़ोटोकॉपियर में पेपर नहीं है, या उसकी स्कैनिंग लाइट जल गई है, या उसका टोनर लो हो गया है, या फिर मैकेनिकल फीड में कोई प्रॉब्लम आ गया है। अब इसकी इम्पोर्टेंस समझें। इनमें से कोई 1 या 2 काम हुए हैं जिसकी वजह से फ़ोटोकॉपियर ने चलना बंद कर दिया है। फ़ोटोकॉपियर का न चलना एक सिम्पटम है, प्रॉब्लम उससे नीचे कहीं है। तो अगर आप इसी को पकड़कर हल करने की कोशिश करेंगे तो यू आर गेटिंग नोवेयर। ठीक है।
आपको पहले प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा एक स्टेप नीचे जाके कि असल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर पेपर नहीं है तो इसका हल कोई और है, अगर टोनर कम हो गया तो इसका हल कोई और है। इसी तरह से जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं उनके हल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। अच्छा, अब एक और ज़रा पेचीदा मिसाल समझें थोड़ी सी। आपको कहा जाता है कि प्रोडक्ट्स आर बीइंग रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग लेबलिंग, कि रॉन्ग लेबलिंग की वजह से प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक सिम्टम है कि रिजेक्ट हो रहे हैं, और ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है कि रॉन्ग लेबलिंग की वजह से। मतलब रॉन्ग लेबलिंग में क्या रॉन्ग लेबलिंग, क्या लेबल के ऊपर प्रिंटिंग गलत है, या जो लेबल लगाए जाते हैं वो क्विकली डिटेरियोरेट हो जाते हैं, या लेबल जो हैं वो गलत जगह पे लगा दिए जाते हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से रॉन्ग लेबलिंग से मुराद क्या है। तो ये भी प्रॉब्लम डेफिनेशन का है कि आप जहाँ एम्बिगुअस सी सिचुएशन है तो पहले क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि असल में क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर प्रिंटिंग गलत हो रही है तो उसका कोई और हल करना पड़ेगा, अगर लेबल लग गलत जगह पे रहे हैं तो उसका कोई और हल होगा, अगर लेबल जल्दी से डिटेरियोरेट हो जाते हैं तो उसका हल कोई और होगा। अच्छा, प्रॉब्लम डेफिनेशन के लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसको हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। और सबसे पहला जो और बहुत ही यूज़फुल टूल है वो 5W2H का है। ये 5W असल में क्या है, हु, व्हाट, व्हेन, ठीक है, वेयर, वाई, इसी तरह से फिर दो 2H's जो हैं वो क्या हैं, हाउ और हाउ। ये दोनों हाउ एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है ये भी हम देखते हैं। यानी आपके सामने प्रॉब्लम आए, मिसाल के तौर पर कहे आपको कि वही लेबलिंग वाला, तो आप पूछें हु इज़ कंप्लेनिंग। मतलब आपको पता चलता है कि बाज़ औक़ात सिर्फ यही पता चलने से कि कंप्लेंट कहाँ से आई है, आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि अच्छा ये जो बंदा कंप्लेन कर रहा है इसका वास्ता तो इस एस्पेक्ट से पड़ता है, गोया प्रॉब्लम यहाँ होगा या ये प्रॉब्लम होगा। व्हाट आर दे कंप्लेनिंग अबाउट, व्हेन डिड इट स्टार्ट, ये कब शुरू हुआ, वेयर इज द प्रॉब्लम अकरिंग, वाई इज द प्रॉब्लम अकरिंग। यहाँ आप गस लगाने की कोशिश करेंगे। जब आप ये सवाल पूछ लेंगे तो फिर आप गस लगाने की कोशिश करेंगे, एक एजुकेटेड गस, कि क्यों हो रहा होगा ये प्रॉब्लम, हाउ डिड दिस प्रॉब्लम अकर। और दूसरा हाउ ये है कि हाउ मेनी प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई एक चीज़, मिसाल के तौर पर जिस तरह लेबल वाली हमारी मिसाल थी, तो उसमें हो सकता है कि दोनों बातें हों कि प्रिंटिंग जो है वो भी गलत हो रही है और जो लेबल लगा होता है वो डिटेरियोरेट भी जल्दी हो जाता है। तो हो सकता है कि वो जो सिम्टम आपको ऊपर नज़र आ रहा है उसके दो एस्पेक्ट हो नीचे। तो ये भी होना चाहिए कि कितने प्रॉब्लम्स हैं एक बड़े प्रॉब्लम के अंदर मौजूद हैं। तो ये 5W2H वाला जो टूल है, इसको 5W2H या 5W2H कहते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम डिफाइन करने में और ठीक से समझने में मदद मिलती है। एक ये टूल है, इसके अलावा दो और टूल हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक पारेटो चार्ट है और एक इंटर रिलेशनशिप डायाग्राफ, जिसे इंटर रिलेशनशिप डायाग्राम भी कहते हैं, जिसे रिलेशंस डायाग्राम भी कहते हैं। ये मैं आपको एक मिसाल से वाज़े करता हूँ कि ये किस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक जगह स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्ट कर रहे थे और उस दौरान में ये प्रॉब्लम पेश आया था कि वो ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि उनके इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट है, जहाँ से स्टूडेंट्स को फ़ी चालान मिलते हैं, जहाँ फ़ीस सबमिट होती है, जहाँ से स्कॉलरशिप्स मिलते हैं वगैरह वगैरह तमाम काम, तो उसकी परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं थे। तो ये एक बज़ाहिर प्रॉब्लम है, ये एक सिम्टम है कि खुश नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स ने जो उस पर प्रोजेक्ट कर रहे थे ये ढूंढना शुरू किया कि अच्छा क्यों खुश नहीं है, किस चीज़ से खुश नहीं है। यानी स्टूडेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट कई काम करता है, तो वो पहले ये देखा जाए कि वो किस एस्पेक्ट से खुश नहीं है। तो जब उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यू किए तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई। मिसाल के तौर पर स्टाफ अवेलेबल नहीं होता, फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं होती, CRGR को टाइम पे अटेंडेंस फाइल नहीं मिलती, स्पोर्ट्स अदर इक्विपमेंट नॉट मेड अवेलेबल, इसके अलावा और भी लिस्ट थी।
तो उन्होंने जब लिखा तो ये एक लंबी लिस्ट बन गई। उन्होंने कहा अब ये तो सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, इसमें असल प्रॉब्लम क्या है या ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है कि हम उस पर फोकस करें। तो उन्होंने इस तरह एक क्वेश्चनेयर बनाया और वो स्टूडेंट्स में फ्लॉट किया और उनसे रिस्पॉन्सेज जब आए तो उन रिस्पॉन्सेज को उन्होंने एक पारीटो चार्ट बनाया। पारीटो चार्ट क्या होता है? पारीटो चार्ट एक सिंपली एक बार चार्ट होता है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज की दिखाया जाता है और उसके ऊपर सिर्फ एडिशनल ये चीज़ होती है कि अगर मिसाल के तौर पर ये पहली कैटेगरी है तो ये टोटल का जो रिस्पॉन्सेज आए हैं उनमें से 10 ने ये कहा है, 100 रिस्पॉन्सेज आए थे तो 10 ने ये कहा है, उससे अगले में 9 ने कहा है। तो ऊपर एक कम्युलेटिव परसेंटेज की लाइन बनती जाती है कि ये इसकी परसेंटेज इतनी है, इन दोनों की मिलके इतनी हो गई और 3 मिलके इतनी कम्युलेटिव परसेंटेज हो गई। इसका मकसद ये होता है कि हमें देखा जाए कि जो 80% हैं उसमें कितनी कैटेगरीज शामिल हैं। तो इसके बारे में पारीटो चार्ट बेसिक क्वालिटी टूल्स में से एक टूल है। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये समझें कि पारीटो चार्ट में आप तमाम बार चार्ट बनाते हैं और उसके ऊपर कम्युलेटिव परसेंटेज ऐड करते जाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जो सिग्निफिकेंट कॉजेज़ हैं, जो सिग्निफिकेंट कैटेगरीज हैं, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। ताहम जैसा कि देख सकते हैं कि इस पारीटो चार्ट से ये पता चल रहा है कि 80% तो यहाँ कहीं जाके पूरा होता है। तो अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काजेज थे तो 10 मिल के 80 बनाते हैं। तो ये तो कुछ ना हुआ। हमारा मकसद तो ये था कि हम देखें कि 2-3 जो बड़े काजेज हैं वो कौन से हैं। तो ये पारीटो चार्ट बनाने से हमें पता चला कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तमाम कॉजेज़ जो हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं, यानी जो डिफरेंट शिकायत हैं वो तकरीबन एक जैसी मिलती हैं। अब आप 10 चीज़ों पर तो फोकस नहीं कर सकते, तो हमें प्रॉब्लम अभी भी डिफाइन नहीं हुआ, पारीटो चार्ट बनाने के बावजूद डिफाइन नहीं हुआ। ताहम ये याद रखें कि अक्सर जगह जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आप पारीटो चार्ट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेंट कैटेगरीज कौन सी है। ठीक है, तो पारीटो चार्ट से बनाने से अक्सर आपको पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेंट कैटेगरीज कौन सी हैं और फिर उसी को, वो जो सिग्निफिकेंट कैटेगरीज होंगी उन्हीं को आप प्रॉब्लम समझ के उनका रूट काज एनालिसिस करेंगे। लेकिन इस केस में ये हुआ कि सिग्निफिकेंट काजेज पारीटो चार्ट से मालूम नहीं हुए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा अब दूसरा टूल अप्लाई करते हैं विच इज़ इंटर रिलेशनशिप डायाग्राफ। तो उन्होंने वही जितने कॉजेज थे वो लिख दिए एक जगह और ये किया कि हर चीज़ के बारे में सोचा। मिसाल के तौर पर स्टाफ नॉट अवेलेबल है, तो एक चीज़ जिससे जो स्टूडेंट की शिकायत थी, दूसरी वो फ़ी इंफॉर्मेशन की थी, तीसरी लेंथी प्रोसीजर की, बैकअप स्टाफ की, स्कॉलरशिप की वगैरह वगैरह थी। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा क्या ये इसको इम्पेक्ट करता है, यानी स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो क्या फ़ी इंफॉर्मेशन वाली जो शिकायत है क्या इसकी वजह से इस पर असर हो सकता है। तो उन्हें कहा हाँ, स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा तो ज़ाहिर है फ़ी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब है ये इसको इम्पेक्ट करता है। तो जो कैटेगरी दूसरी को इम्पेक्ट करती है वहाँ एक एरो लगा देते हैं और उसकी डायरेक्शन इम्पैक्ट की डायरेक्शन होती है, यानी ये इसको इम्पेक्ट कर रहा है तो इसकी तरफ हम एरो लगा देते हैं। इसी तरह तमाम कैटेगरीज के बारे में हम सोचते हैं कि ये इसको इम्पेक्ट कर रहा है, ये इसको कर रहा है या नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। तो जब आप बनाते हैं तो आप फिर जब ये सारे बन जाते हैं तो फिर आप गिनते हैं कि हर कैटेगरी में से कितने एरोज बाहर निकल रहे हैं और कितने वापस आ रहे हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा बाहर की तरफ जा रहे होते हैं एरोज, इसका मतलब है वो चीज़ है जो बाकियों को इम्पेक्ट कर रही है सबसे ज़्यादा, तो उसको हम समझते हैं कि ये रूट कॉज है। तो जब उन्होंने ये बनाया तो उसमें पता चला कि स्टाफ नॉट अवेलेबल जो है ना, ये वो चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही है, क्योंकि इसमें से 6 एरोज बाहर जा रहे हैं और इसकी तरफ कोई एरो नहीं आ रहा।
तो यहाँ पर आके उनका प्रॉब्लम डिफाइन हो गया। यानी वो ये था कि स्टूडेंट जो हैं वो खुश नहीं हैं, तो उसके प्रॉब्लम ढूंढने शुरू किए कि अच्छा ये तो स्टूडेंट खुश नहीं है, ये सिम्टम है, प्रॉब्लम क्या है। तो उसमें मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते हुए वो यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने फिर आखिर ये डिसाइड किया कि स्टाफ की जो अवेलेबिलिटी है ये असल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बाकी प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। तो ये इंटर रिलेशनशिप डायग्राम जो है ये 7 न्यू क्वालिटी टूल्स में से एक है। उसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन का मरहला पूरा हुआ। एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि प्रॉब्लम डेफिनेशन से क्या मुराद है कि जो चीज़ आपको पहली नज़र में नज़र आती है वो या तो का प्रॉब्लम नहीं होता, उसका सिम्टम होता है, या फिर वो जो आपको चीज़ मालूम होती है वो वेग होती है। उसको स्पेसिफाई करना होता है कि असल प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए आप 5Ws 2Hs की वाला टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके प्रॉब्लम के अंदर कई छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप पारेटो चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे भी ना मालूम हो तो आप इंटर रिलेशनशिप डायग्राम भी बना सकते हैं। जब प्रॉब्लम डिफाइन हो गया तो अब उस प्रॉब्लम का आप रूट कॉज एनालिसिस करेंगे। रूट कॉज एनालिसिस के जो डिफरेंट टूल्स हैं उनमें फ्लो चार्ट है, फिश बोन डायग्राम है, 5 वाइज टेक्निक है, ट्री डायग्राम है, रिलेशंस डायग्राम है, इज नॉट मैट्रिक्स है। इनमें से हर एक को हम डिस्कस करते हैं। फ्लो चार्ट से शायद आपको लगे, फ्लो चार्ट क्या होता है कि आप सिर्फ किसी प्रोसेस को बताते हैं कि वो किस तरह से हो रहा है। मिसाल के तौर पर चाय बनाने का जो प्रोसेस है, स्टार्ट होता है केटल में पानी भरें, उसके बाद उसमें पानी को आप गर्म करें, हैज़ द वाटर बॉइल्ड, अगर वाटर बॉयल हो गया है, नहीं हुआ तो फिर उसे हीट करें, हो गया है तो मेक टी, ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। ये एक फ्लो चार्ट होता है। ये भी 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स में से एक है जिसकी तफसीलात आप नीचे जिस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ देख सकते हैं। तो फ्लो चार्ट ये चीज़ होती है, एक ऐसा चार्ट होता है जो प्रोसेस को दिखाता है कि वो किन किन स्टेप्स में हो रहा है। आपको शायद लगे कि इससे क्या रूट कॉज एनालिसिस होता है, तो फ्लो चार्ट इज़ अ वेरी सिंपल एंड सरप्राइजिंगली वेरी पावरफुल टूल। बाज़ों का सिर्फ फ्लो चार्ट बनाने से ही आपको पता चल जाएगा मसला क्या है। फ्लो चार्ट जब आप बनाते हैं तो वो उस तरह बनाते हैं कि जिस तरह आपका प्रोसेस इस वक्त हो रहा है वैसा नहीं बनाते जिस तरह उसको होना चाहिए, बल्कि उस तरह बनाते हैं कि क्या किस तरह हो रहा है हमारा प्रोसेस। तो बाज़ औक़ात जो ही आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि अच्छा हम तो ये स्टेप ही रन कर रहे हैं, या ये स्टेप इजाफी है, या यहाँ पे एक और स्टेप होना चाहिए वो नहीं है, या ये बहुत ही लेंथी है, या यहाँ पे जब मूव कर रहा होता है प्रोसेस तो फिर प्रॉब्लम आता है। तो फ्लो चार्ट इज़ सरप्राइजिंगली अ वेरी पावरफुल टूल। तो इसकी जो पावर है उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। बाज़ जब प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे तो सबसे पहले अगर वो कोई प्रोसेस है तो उसकी आप फ्लो चार्ट लाजमी बनाएं। अच्छा, दूसरा रूट कॉज एनालिसिस के लिए जो टूल इस्तेमाल हो सकता है वो फिश बोन डायग्राम है। इसको फिश बोन डायग्राम इसलिए कहते हैं कि ये इस तरह फिश की जिस तरह भून होती है कि ये दरमियान में एक बड़ी हड्डी है और आसपास छोटी हड्डियां हैं, इस तरह इसकी शक्ल होती है। इस वजह से इसको फिश बोन डायग्राम कहते हैं। इसको इशिकावा डायग्राम कहते हैं। ये भी 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स में से एक है। इसमें आप ये करते हैं कि जो चीज़ है, जो प्रॉब्लम है, उसको यहाँ पे लिखते हैं, मिसाल के तौर पर बेड बर्गर। तो फिर आप डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं कॉजेज़ की। आमतौर पर कहा जाता है कि ये 6 कैटेगरीज हैं जो M होते हैं: मशीन, मेथड, मटेरियल, पर्सनल, यानी मैन, मेजरमेंट और इन्वायरमेंट या मदर नेचर। 6M जो हैं ये कैटेगरीज बनाएं और उसमें देखें कि अच्छा बर्गर गलत बन रहे हैं तो मटेरियल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनको यहाँ पे करें। मिसाल के तौर पर मटेरियल से रिलेटेड रॉ मटेरियल है। अच्छा, रॉ मटेरियल में अंदर कोई सब कॉज है तो उसको यूं करके लिखें, नॉट फ्रेश या नॉट एज पर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी। या मेथड देखें, मेथड में जी रेसिपी गलत हो तो भी बर्गर गलत बनेंगे। अच्छा,
रेसिपी से रिलेटेड फर्दर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, या तो रेसिपी फ्लॉड है, रेसिपी दुरुस्त नहीं है, या फिर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। तो ये जो डायग्राम होती है फिश बोन डायग्राम, ये भी इसमें तमाम जो पॉसिबल कॉजेज हैं वो लिस्ट कर दिए जाते हैं और उसके बाद उनको देखना आसान हो जाता है कि कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो फिश बोन डायग्राम में आप इधर कॉज लिखते हैं, इधर एक एरो होता है, फिर आप उससे साइड पे यूं बनाते हैं 6 कैटेगरीज। आप इनके अलावा भी बना सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि शुरू में आप यही 6 कैटेगरीज को फॉलो करें और सोचें कि इस कैटेगरी से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिश बोन डायग्राम है, तो इसकी तफसीलात भी आप नीचे दी गई वीडियो के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, तीसरी एक बड़ी पावरफुल टेक्निक वाई की है, 5 वाइज। ये कहा जाता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेकर सवाल पूछना शुरू करें वाई, तो आम तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 5वें वाई पर जाकर आपको जवाब मिल जाएगा। मसलन यहाँ एक मिसाल दी हुई है, प्रॉब्लम है रेन थ्रू अ रेड लाइट, आप सिग्नल रेड था और आपने वो तोड़ दिया, तो इसका रूट काज आइडेंटिफाई करना है कि क्यों हुआ। तो आप सबसे पहले पूछें वाई, क्यों लाइट क्यों तोड़ी, तो जवाब मिला जी लेट फॉर वर्क, काम पर जाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए लेट हो रहा था। अब अगला वाई, लेट क्यों हो रहे थे, वो कब लेट, जागा ही लेट था। फिर वाई पूछें, जागे लेट क्यों जागे थे, मिसाल के तौर पर इसकी एक वजह ये हो सकती है, आपके केस में ये वजह है कि अलार्म क्लॉक जो थी वो ठीक नहीं था, तो वो अलार्म बजा ही नहीं। फिर पूछें वाई, ठीक है, तो डिडंट चेक इफ इट वर्कड, तो ये देखा ही नहीं कि क्यों नहीं चल रहा था। अच्छा, क्यों नहीं देखा, फॉरगॉट टू डू इट लास्ट नाइट, तो ये रूट काज था, आप देख लें प्रॉब्लम का, कि रात को क्लॉक को आप सेट करना भूल गए, तो उसकी वजह से ये आपके पास प्रॉब्लम आ गया। यानी ये इलस्ट्रेशन के लिए एक बहुत सादा मिसाल है, आप इसको यूज़ करेंगे। मसलन कोई प्रॉब्लम है तो पूछें वाई, फिर वाई, उसका जो जवाब आएगा उसको फिर पूछें कि ये क्यों, वाई, तो आपको 5वें वाई तक पहुँचते पहुँचते जवाब मिल जाएगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा 5वें पे जाएंगे, बाज़ औक़ात रूट काज 5वें से पहले ही भी आ जाएगा, और बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि 5 के बाद भी आपको एक आध दफ़ा वाई पूछना पड़े। तो ये 5 वाइज टेक्निक है जो बड़ी अच्छी है। अच्छा, 5 वाइज टेक्निक में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस तरह से जिस तरह हम देख रहे हैं, जिस तरह ये मिसाल है, तो इस मिसाल में एक थोड़ी सी कमी है, वो ये है कि हम एक ही चीज़ का वाई पूछे जा रहे हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लिहाजा हम आमतौर पर 5 वाइज को ट्री डायग्राम की सूरत में पूछते हैं। ट्री डायग्राम क्या होती है, मिसाल के तौर पर जहाँ पे एक जो हमारा प्रॉब्लम था, तो आप अगर पूछें कि ये प्रॉब्लम था तो ये क्यों हो सकता है, तो उसके हो सकता है आगे 2 जवाब हों, कि इस वजह से भी हो सकता है और इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सूरत में ये क्या बन जाती है, एक ट्री बन जाती है, ठीक है जी। तो ट्री डायग्राम हमें उस सूरत में 5 वाइज को अच्छे तरीके से मैनेज करने में मदद देगी, जब आपके प्रॉब्लम्स में जब आप वाई पूछते हैं तो एक से ज़्यादा जवाब आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, फोटोकॉपीज़ आर बीइंग स्मज्ड, फोटोकॉपीज़ जो हैं वो स्मज हो रही हैं। अब आप पूछते हैं वाई, क्यों हो रही है, तो इसके 3 पॉसिबल आंसर्स आगे निकल आते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं, पेपर प्रॉब्लम हो सकते हैं, इंक प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप फिर पूछते हैं इंक प्रॉब्लम वाई, क्या हो सकते हैं, ड्राइंग टू स्लोली, इंक प्रॉब्लम में ये है कि वो बहुत आस्ता स्लो हो रहा है। फिर पूछा वाई, तो फिर जो है ये जवाब आए, फिर पूछा वाई। तो इसी तरह जो बाकी हैं उनको भी आप वाई वाई पूछते चले गए, ठीक है। तो इस तरह एक ट्री बन जाती है, इस वजह से इसको आप ट्री डायग्राम कहते हैं। अच्छा, ये याद रखें
कि ट्री डायग्राम सिर्फ वाइज पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि वैसे भी आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए हो सकता है। ट्री डायग्राम एक जेनेरिक टूल है, इसको आप 5 वाइज के साथ कंबाइन कर सकते हैं। और आम तौर पर ये जो इस शक्ल में है, जहाँ 5 वाइज के साथ कंबाइन किया है, तो हम इसको वाई वाई डायाग्राम भी कह देते हैं। इसको हम कह देते हैं वाई वाई डायाग्राम, ठीक है, वाई वाई डायाग्राम। तो ये जो है ना ट्री डायाग्राम है। वैसे ट्री डायाग्राम एक जेनेरिक टूल है जो आप सिर्फ रूट काजेज को ही आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं, बल्कि आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी जो न्यू टूल्स हैं, 7 टूल्स हैं, उनमें से एक है। उसको आप नीचे जिस वीडियो का लिंक दिया गया है उसमें इसकी ज़्यादा तफसीलात आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर रिलेशंस डायग्राम। रिलेशंस डायग्राम तब हमने बनाई थी वहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेशन के दौरान भी बनाई थी। अब इसको रूट काज के लिए भी रूट काज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ हमने प्रॉब्लम के डिफरेंट जो थी डायमेंशंस लिखी थी और उनके दरमियान बनाया था। अब ये हो सकता है, मिसाल के तौर पर आपने ये फिश बोन डायग्राम बनाई और आपके पास इतने सारे डिफरेंट कॉजेज आए, इतने सारे डिफरेंट कॉजेज आए कि ये कॉजेज हो सकते हैं। अब आप देखना चाहते हैं कि इन कॉजेज का आपस में क्या रिलेशनशिप है जो हमारे पास आए हैं। उसकी आप उसी तरह एक इंटर रिलेशनशिप डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप हर चीज़ के बारे में पूछेंगे कि ये इधर से इधर इम्पैक्ट हो रहा है, ये चीज़ यानी नर्स की अवेलेबिलिटी सपोर्ट फंक्शन की अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रही है या नहीं कर रही, या ये इसको कर रहा है, जो भी है, जिधर जिधर डायरेक्शन होगी इम्पैक्ट की उधर आप एक एरो लगा देंगे। और फिर एंड में आप गिनेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा आउट एरोज जा रहे हैं, उसको कहेंगे आप कि ये रूट कॉज है। तो यानी दूसरे टूल्स के ज़रिए आइडेंटिफाई किए हुए कॉजेज़ को भी आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। उन काजेज़ में से भी ज़्यादा जो रूट काज है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिलेशंस डायग्राम के ज़रिए से। रिलेशंस डायग्राम को इंटर रिलेशनशिप डायग्राम भी कहा जाता है, इंटर रिलेशनशिप डायग्राफ भी कहा जाता है, और इन सम रेयर केसेस उसे एरो डायग्राम भी कहा जाता है। ओके जी। उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टूल इज नॉट मैट्रिक्स है, जिसके ज़रिए आप रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। इसमें होता यह है कि ये ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई जाती है, इसे आप पढ़ें। आयरन कंटामिनेशन इन ZZ400। ZZ400 कोई टूल है, प्रोडक्ट है, उसके अंदर आयरन की कंटामिनेशन आ रही है। तो आप इधर लिस्ट करते हैं कुछ चीज़ें। वो चीज़ें क्या होती हैं? व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर अफेक्टेड, व्हाट अकर्स, वेयर डज द प्रॉब्लम अकर, जियोग्राफिकल, फिजिकल, ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन डज द प्रॉब्लम अकर, when first, when since, how long, what pattern, before, during, after events, extent of problem, how many problems, how many objects, how serious is the problem, who is involved, to whom, by whom, near whom does this occur। यानी वही जो 5 W's and 2 H's हैं वो आप वही भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर आप आगे करते हैं इज और इज नॉट का एक कॉलम बनाते हैं और फिर डिस्टिंक्शन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पे देखें, पहला व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर अफेक्टेड, व्हाट अकर्स। तो आपने इसका जवाब दिया कि होता क्या है, प्योरिटी ड्रॉप्स, आयरन इंक्रीजेस। ओके, लेकिन आप साथ ही बता देते हैं कि ये हो रहा है और ये जो एक और पॉसिबिलिटी थी कि ये भी हो, वो नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर अदर मेटल इम्प्योरिटीज नहीं हो रही हैं, यानी सिर्फ आयरन की हो रही है। मॉइस्चर इंक्रीज नहीं हो रहा है, चेंज इन कलर नहीं हो रहा है। यानी आप लिखते हैं कि ये हो रहा है और इससे रिलेटेड जो ये हो सकता था वो नहीं हो रहा है। यानी आप होने वाली चीजें भी लिखते हैं और ना होने वाली भी लिखते हैं। अब देखें, आपने लिखा है कि प्योरिटी ड्रॉप्स, आयरन इंक्रीजेज, अदर मेटल्स एंड इम्प्योरिटीज not present, increase in moisture not there, change in color not there। तो अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको डिस्टिंक्शन पता चलती है कि ओनली आयरन इंक्रीजेस।
ओके, जो आपको पता चल गया कि सिर्फ आयरन इंक्रीज हो रहा है इस प्रोडक्ट में, गोया बाकी जो चीजें थी वो एलिमिनेट हो गई। तो ये एक चीज है। दूसरा, वेयर कहाँ हो रहा है? रिएक्टर 2 एंड 3 में हो रहा है, रिएक्टर 1 में नहीं हो रहा, नॉट रिएक्टर 1। अब इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जब आपको ये पता चल गया, आपने देखा कि रिएक्टर 2 और 3 में हो रहा है, 1 में नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह कि अब आप फोकस 2 और 3 पर करेंगे और उसे 1 से कंपेयर करके देखेंगे कि यहाँ ऐसा क्या हो रहा है, डिफरेंस है जिसकी वजह से वहां पे हो रहा है। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, इसी तरह से बाकी चीजों में भी है। तो आइडिया ये है कि आप इस तरह व्हाट वाई व्हेन लिखते हैं और फिर उसमें दोनों चीजें करते हैं कि अच्छा ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा। फिर जब आप उसको कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि स्पेसिफिकली क्या चीज हो रही है, उससे आपको जो पॉसिबल बाकी काजेज थे वो एलिमिनेट करने की खो जाते हैं और सिर्फ आपके पास वही बचते हैं जिनको आप जो असल काजेज हैं वही बचते हैं और आप फिर उन पर फोकस कर सकते हैं। तो ये जो रूट काजेज का रूट कॉज एनालिसिस के ये टूल्स हैं। अच्छा, एक ये याद रखें कि रूट कॉज एनालिसिस जो है वो बाज औकात यानी ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे आया है ना नॉट रिएक्टर 1, आपको पता चल रहा है कि रिएक्टर 2 और 3 में इज नॉट से पता चला कि हो रहा है, 1 में नहीं हो रहा है। अब बाज औकात जो एक मरहले में आप जिस चीज को जाते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, मिसाल के तौर पर इज नॉट मैट्रिक्स से, तो हो सकता है उस पर फर्दर रूट कॉज एनालिसिस दूसरा टूल लगा के करना पड़े। ये काम आप टूल्स अप्लाई करते रहते हैं ता वक्त ये कि आप बिल्कुल रूट कॉज तक पहुंच जाते हैं। तो बाज औकात एक टूल की एप्लीकेशन से आप रूट कॉज तक नहीं पहुंचते, बल्कि उसका फर्दर एनालिसिस किसी दूसरे टूल के जरिए से भी आपको करने की जरूरत पड़ती है। अक्सर ये होगा कि आप एक से भी आपका काम हो जाएगा। तो ये रूट कॉज एनालिसिस के टूल हैं, इसको जरा रिव्यू कर लें कौन कौन से थे। फ्लो चार्ट थी, फिशबोन डायग्राम थी, 5 वाइज टेक्निक थी, ट्री डायग्राम थी, रिलेशंस डायग्राम है और इज नॉट मैट्रिक्स है। इनके जरिए आप रूट काजेस को आइडेंटिफाई कर लेते थे। एक दफ़ा फिर दोबारा जाके देखते हैं कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथडोलॉजी के स्टेप्स कौन से थे। स्टेप्स थे डिफाइन प्रॉब्लम, वो हमने देख लिया। दूसरा था एनालाइज रूट काजेज, वो हमने देख लिया कि रूट काजेज किस तरह से एनालाइज किए जाते हैं। अब आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया है, प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद वो जो आपने प्रॉब्लम डिफाइन किया उसके रूट कॉजेज आइडेंटिफाई कर लिए। अब वो जो कॉजेज आइडेंटिफाई हुए हैं उसके आपने सॉल्यूशन सोचने हैं कि अच्छा अब ये हमने प्रॉब्लम निकाल लिया है, अब हमने देखना है कि इस प्रॉब्लम का ये जो रूट कॉज है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फिर आप सॉल्यूशन के लिए आइडियाज जनरेट करते हैं। आइडिया जनरेशन के भी कुछ टूल हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। आमतौर पर दो ही बड़े हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है और एक नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? टेक्निक फॉर क्रिएटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आप क्या करते हैं कि एक टीम इकट्ठी कर लेते हैं और सबसे आइडियाज लेते हैं। ताहम इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाना ज़रूरी होता है। जब आप इस तरह लोगों को बैठा के कर रहे हों, उनसे आइडियाज़ जनरेट करवा रहे हों, तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के रूल्स हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के रूल ये हैं कि एक जगह अगर 10 लोग बैठे हुए हैं ना और वो आइडियाज़ दे रहे हैं, तो कोई दूसरे के आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। नो क्रिटिसिज्म, नो इवेल्युएशन, नो डिस्कशन ऑफ आइडियाज़। अगर ये की जाए तो फिर आइडिया लोग देते हुए डरते हैं कि अच्छा मैं कहूँगा तो कोई कहेगा क्या स्टूपिड आइडिया दिया है। तो जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू करने लगते हैं तो उससे पहले ये रूल्स आप सबको बताते हैं कि कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। देयर आर नो स्टूपिड आइडियाज, द वाइल्डर द बेटर। कोई स्टूपिड आइडिया नहीं है। जितना वाइल्ड इम्प्रैक्टिकल आइडिया आपको लग रहा है, नहीं। ऑल आइडियाज आर रिकॉर्डेड। जो आइडियाज जो कोई कुछ भी कह रहा है उन सबको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और पिगी बैकिंग इज इनकरेज्ड। पिगी बैकिंग को भी आप इनकरेज करते हैं। किस तरह से कि यानी ये नहीं कहते कि मसलन एक बंदे ने एक आइडिया दिया है
उसको सुनकर एक दूसरे बंदे के में जहन में उससे उसी आइडिया से थोड़ी एक इम्प्रूव्ड आइडिया आया है, तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये आइडिया तो उसने दे दिया था, अब तुम क्या कर रहे हो, बल्कि पिगी बैकिंग भी करें, क्योंकि मॉडिफिकेशन से, कंबाइन करने से, एक्सपेंड करने से आइडियाज़ को भी नए नए आइडियाज़ इमर्ज होते हैं। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के रूल्स हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होती है, आप एक टीम इकट्ठी कर लेते हैं, उन सब से आइडियाज़ लेते हैं और वो आइडियाज़ इन रूल्स के तहत लेते हैं और फिर उन सब आइडियाज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, इसकी कई टाइप्स हो सकती हैं। एक राउंड रॉबिन आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली टाइप है कि आप ये इंश्योर करने के लिए कि हर बंदा इनपुट दे राउंड रॉबिन में। जो अगर लोग बैठे हुए हैं तो आप एक तरफ से पूछना शुरू करते हैं, अच्छा आप एक आइडिया दें, वो आइडिया देता है, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद अगले बंदे की बारी, उसके बाद अगले बंदे की बारी, उसके बाद अगले बंदे की बारी, और घूम फिर कर पहले बंदे पर पहुंच आते हैं आप दोबारा। जब पहले पर पहुंच जाते हैं तो वो अपना नेक्स्ट आइडिया देता है। अगर किसी शख्स के पास कोई आइडिया नहीं है तो वो अपनी बारी पास कर देता है, ओके मेरे पास आइडिया नहीं है, फिर वो राउंडली आप दोबारा जाना शुरू कर देते हैं और ये उस वक्त तक जारी रखते हैं जब तक तमाम लोग पास नहीं कर देते। यानी जब तमाम लोग पास कर देंगे अपनी बारी तो इसका मतलब होगा कि उनके पास कोई और आइडिया अब नहीं बचा। दूसरी टाइप एक बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है, वाइल्डेस्ट आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग उसे कहा जाता है। इसमें आप कहते हैं कि आप सिर्फ वो आइडियाज देंगे जो बहुत ही आउटरेजियस, वाइल्ड और अनरियलिस्टिक आइडियाज हों, आपने वो देने। ठीक है, इसका फायदा इसका ये होता है कि इससे बाज़ औक़ात क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, एक चीज़। दूसरा, जो बहुत वाइल्ड आइडिया होता है उससे, जो बहुत वाइल्ड आइडिया होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उससे कुछ कम और रियलिस्टिक आइडिया आपके जहन में आ जाता है। यानी आपको एक मिसाल दें, जब कोविड-19 आया तो हम जहाँ पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे वाइल्ड आइडियाज़ जनरेट करने की कोशिश की, तो एक आइडिया ये आया कि सब बच्चों को जो है लैपटॉप दे दें। ठीक है, क्योंकि बच्चों के पास हमारे मुल्क में लैपटॉप या इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो ये बहुत ही वाइल्ड आइडिया था। अब ये ज़ाहिर मुमकिन नहीं है कि सब बच्चों को लैपटॉप दे दें और इतने क्विक नोटिस पर दे दें, लेकिन उससे ये जहन में आया कि वाकई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेट का कनेक्शन, तो फिर ये किया जा सकता है कि हम कुछ मनी पूल करके जो ऐसे बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करके तो उनको हम इंटरनेट का पैकेज करवा दिया करें। तो ये वाइल्डेस्ट आइडिया जो होता है उसके नतीजे में एक तो क्रिएटिविटी की इंकरेजमेंट होती है, दूसरा उस वाइल्ड आइडिया तो शायद उस तरह एप्लीकेबल ना हो, लेकिन उससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल आइडिया आ सकता है। एक रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग ये होती है जिसमें आप उल्टा कहते हैं, यानी जो मसला है ना, आप ये पूछने के बजाय कि मसला हल कैसे किया जाए, आप ये पूछते हैं कि मसला ख़राब कैसे किया जाए। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि आम तौर पर इंसान जो है वो गलत होती चीज़ को ज़्यादा आसानी से परसीव कर लेता है बजाय इसके कि सही होती चीज़ को। तो ये यानी दूसरे एंगल से भी आप चीज़ों का, मिसाल के तौर पर आप पूछते हैं कि ये सॉल्यूशन है कि हमारी मशीन नहीं चल रही, तो आप ये बताएं कि नहीं हमारी ये है, आपका मसलन प्रॉब्लम ये है कि मशीन नहीं चल रही और आपने आइडियाज़ जनरेट करने हैं कि मशीन को किस तरह चलाया जाए। तो आप ये पूछने के बजाय कि मशीन को कैसे चलाया जाए, आप पूछते हैं कि अच्छा ये बताएं कि इस मशीन को रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो उसमें लोग देंगे कि ये आइडिया इस तरह से रोकी जा सकती है, इस तरह से रोकी जा सकती है, इस तरह से रोकी जा सकती है, इस तरह से रोक सकती है। तो फिर आप उसको उलट करके देखते हैं कि अच्छा ये इसका मतलब है काज हुआ होगा, ये हो सकता है, ये काम आइडिया हो सकता है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की टाइप्स हैं। दूसरी ब्रेनस्टॉर्मिंग की ही एक मॉडिफाइड शक्ल है जिसको हम नॉमिनल ग्रुप टेक्निक या NGT कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बोल कर आइडियाज देने के बजाय शुरू में ईच मेंबर साइलेंटली थिंक्स फॉर 5 to 10 minutes एंड राइट्स डाउन एज मेनी आइडियाज एज ही और शी कैन, यहाँ पे राइट्स होना चाहिए था। इसमें क्या करते हैं कि पहले सब लोगों को बैठा देते हैं, वो खामोशी से 5 से 10 मिनट के लिए सोच कर अपने तमाम आइडियाज लिख देते हैं।
उन तमाम आइडियाज़ को रिकॉर्ड करके मिसाल के तौर पर बोर्ड पर लिख देते हैं और फिर हर आइडिया को आप डिस्कस करते हैं। ये नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक जो है आमतौर पर वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे कोई थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो या ये हो कि जी लोग एक दूसरे के सामने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी एक दूसरे से लगती है और वो बोलेंगे नहीं, या एक ने अगर कोई एक चीज़ कह दी बोल के तो उस पर लोग उसके दूसरे उसकी मुखालफत करेंगे, तो इसके बजाय बोलने के बजाय पहले से ही कहा जाता है कि सारे आइडियाज़ लिख दो। तो जहाँ इस तरह की ट्रिकी सिचुएशन हो तो वहाँ आप नॉमिनल ग्रुप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आइडिया जनरेशन के टूल हैं, इसके ज़रिए से आप सॉल्यूशंस के बारे में सोच सकते हैं कि अच्छा अब ये प्रॉब्लम था, ये उसका रूट काज हमने आइडेंटिफाई किया है, अब इसके ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। जब सॉल्यूशन हो गए, आपने 2, 3, 4 सॉल्यूशंस बना लिए कि ये हो सकते हैं, तो फिर उनमें से किसी एक सॉल्यूशन का इंतखाब करना होता है। वो कैसे करते हैं कि आप कोई क्राइटेरिया बनाते हैं कि हम मिसाल के तौर पर आप क्राइटेरिया बनाते हैं, हम वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे जो लो कास्ट हो, या जो वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे जो हमारे पास क्या हो जी कि जो लॉन्ग टर्म, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो। ठीक है, तो आप इस तरह कोई क्राइटेरिया बनाएंगे और फिर जो तमाम अल्टरनेटिव्स हैं उनको उन क्राइटेरिया पर आप इवेल्युएट करेंगे और फिर एक चॉइस उसकी ले लेंगे कि ये सॉल्यूशन अब हमने इस प्रॉब्लम का निकालना है। एक से ज़ायद सॉल्यूशंस पर भी आप सेटल कर सकते हैं कि अच्छा इस चीज़ को दुरुस्त करने के लिए प्रॉब्लम को हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। उसके बाद आप उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज़ अगेन अ वेरी ट्रिकी पार्ट। बाज़ औक़ात आप बहुत अच्छा सोच लेते हैं कि अब ये हो गया है, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए गलती होती है, ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इम्प्लीमेंटेशन पूरी प्लानिंग से करें, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो पहले से सोचें, एजुकेट एवरीवन, हर किसी को उसके बारे में बताएं ये कर रहे हैं, ये चीज़ है, ये क्यों कर रहे हैं, और सबकी सपोर्ट लेने की कोशिश करें। और जो लोग उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कोई रिसोर्सेज चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई ट्रेनिंग चाहिए, तो वो उनको प्रोवाइड करें। और जब आप सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर लें तो फिर थोड़े अरसे के बाद उसका डेटा कलेक्ट करें कि अच्छा पहले ये परफॉर्मेंस थी, ये प्रॉब्लम था। मिसाल के तौर पर आसानी की खातिर हम ये समझ लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम था कि डिससेटिस्फाइड कस्टमर ज़्यादा थे, तो आपने 3-4 महीने के बाद अपना सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के बाद दोबारा डेटा लिया, अब कितने कस्टमर डिससेटिस्फाइड हैं। फिर जो डेटा आपने किया है उसको एनालाइज करें और ड्रा कंक्लूजन्स करें। आपको पता चल जाएगा कि जो आपने सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया था क्या उससे वाकई कोई फ़ायदा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो फिर कोई करेक्टिव एक्शन लें, अगर हो रहा है तो फिर कंट्रोल्स बना दें। यानी अब जो आपने सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया है उसके लिए कंट्रोल्स डेवलप करें कि अब ये प्रॉब्लम दोबारा ना पैदा हो। तो कंट्रोल्स आमतौर पर किस तरह से होते हैं, आप डॉक्यूमेंट कर देते हैं उसको, यानी जो नया प्रोसीजर या SOP बनाया है आपने वो लिख देते हैं, वो सबको शेयर कर देते हैं। ट्रेन करें लोगों को अब इस तरह से काम करना है, और फिर ऑडिट करते रहें थोड़े थोड़े अरसे के बाद कि आपने क्या किया है। तो ये बेसिक जो थी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथडोलॉजी थी। हम रिवीजन के लिए एक दफ़ा इसके तमाम स्टेप्स दोबारा देख लें। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो मेथडोलॉजी है उसके 7 स्टेप हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें। डिफ़ाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए कुछ टूल्स के ज़रिए से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी असल प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करें, फिर उसके रूट कॉजेज़ को एनालाइज करें, फिर वो जो रूट कॉजेज़ के मुताबिक आप सॉल्यूशन सोचें कि ये कॉज है, इसका क्या सॉल्यूशन है। पहले सॉल्यूशंस के आइडियाज़ जनरेट करें, फिर उसमें से सही सॉल्यूशन का इंतखाब करें, फिर उसके बाद जो है आप उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें, फिर उसके रिजल्ट्स को स्टडी करें, और फिर आखिर में कंट्रोल्स डेवलप करें कि अब ये दोबारा से प्रॉब्लम ना पेश आए।